सुभाष चंद्र बोस के वो आखिरी 12 घंटे। ये वीडियो आपको उन 12 घंटों का ब्यौरा देगी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुदूर पूर्व में उसकी सेनाएं बिखर चुकी थी। उनका मनोबल बुरी तरह से गिरा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे थे। वहां से आगे जाने के लिए एक भी जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक जापानी बमवर्षक विमान में जगह मिली। हवाई अड्डे पर छोड़ने आए अपने साथियों से उन्होंने हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और तेजी से कुछ सीढ़ियों चढ़कर विमान में अंतर्धान हो गए। उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान ने भी सबको जय हिंद कहा और उनके पीछे पीछे विमान पर चढ़ गए। उस विमान में क्रू समेत 14 लोग सफर कर रहे थे। पायलट के ठीक पीछे नेताजी बैठे हुए थे। उनके सामने पेट्रोल के बड़े बड़े जरी कैन रखे हुए थे। नेताजी के पीछे हबीब बैठे हुए थे। विमान में घुसते ही जापानी ने नेताजी को सह पायलट की सीट देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया था। वजह यह थी कि नेताजी जैसे बड़े कदकाठी वाले शख्स के लिए वो सीट काफी छोटी थी। पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शीदे के अलावा सभी लोग विमान की जमीन पर बैठे हुए थे। नेताजी को एक छोटा सा कुशन दिया गया था ताकि उनकी पीठ को आराम मिल सके। इन सभी लोगों के पास कोई सीट बेल्ट नहीं थी। उस बमवर्षक विमान के भीतर बहुत ठंड थी। उस जमाने में युद्धक विमानों में एयर कंडीशनिंग नहीं हुआ करती थी और हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर विमान का जो तापमान था वो 6 डिग्री नीचे गिर जाता था। इसलिए 4000 फीट की ऊंचाई पर तापमान धरती के तापमान से कम 24 डिग्री कम हो गया था। उड़ान के दौरान ही नेताजी ने रहमान से अपनी ऊनी जैकेट मांगकर पहन ली। दोपहर 2:35 पर बमवर्षक ने ताइपे से आगे के लिए उड़ान भरी। शहनवाज कमीशन को दिए अपने वक्तव्य में कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया, विमान बहुत ऊपर नहीं गया था और अभी एयरफील्ड सीमा के अंदर ही था कि मुझे विमान के सामने के हिस्से से धमाके की आवाज सुनाई थी। बाद में पता चला कि विमान का एक प्रोपेलर टूटकर नीचे गिर गया था। जैसे ही विमान नीचे गिरा उसके अगले और पिछले हिस्से में आग लग गई। यह भीषण विस्फोट था। कर्नल हबीबुर रहमान ने आगे कहा, विमान गिरते ही नेताजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा, नेताजी आगे से निकलिए, पीछे से रास्ता नहीं। आगे के रास्ते में भी आग लगी हुई थी। नेताजी आग से होकर निकले, लेकिन उनका कोट सामने रखे जरिकैन के पेट्रोल से सराबोर हो चुका था। हबीबुर रहमान ने कहा कि जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि नेताजी 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की तरफ थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। हबीबुर रहमान उनकी तरफ दौड़े और बहुत मुश्किल से उनकी बुशर्ट बेल्ट निकाली, फिर उन्हें जमीन पर लेटा दिया। उन्होंने देखा कि उनके सिर के बाएं हिस्से पर 4 इंच लंबा गहरा घाव था। उन्होंने रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने पूछा, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? और हबीबुर रहमान ने कहा, मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। और हबीबुर रहमान ने कहा, अल्लाह आपको बचा लेगा। बोस बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। जब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताएं कि मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो जंग आज़ादी को जारी रखे, हिंदुस्तान जरूर आज़ाद होगा। 10 मिनट के अंदर बचाव दल हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए बोस और बाकी घायल लोगों को एक सैनिक ट्रक में लेटाकर ताइहोकू सैनिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नेताजी के सबसे पहले देखने वालों में वहां तैनात डॉक्टर तानेयाशी योशिमा थे। उन्होंने 1946 में हांगकांग की एक जेल में उनसे पूछताछ करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन अल्फ्रेड टर्नर को बताया था। शुरू में सारे मरीजों को एक बड़े कमरे में रखा गया, लेकिन बाद में बोस और रहमान को दूसरे कमरे में ले जाया गया क्योंकि दुर्घटना के शिकार जापानी सैनिक दर्द में चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। बोस को बहुत प्यास लग रही थी। वो बार बार जापानी में पानी मांग रहे थे, मीजू मीजू, और नर्स उन्हें पानी दे रही थी। डॉक्टर याशिमी सुभाष चंद्र बोस के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं, 3 बजे एक भारी शख्स को सैनिक ट्रक से उतारकर स्ट्रेचर पर लेटाया गया। उसका माथा, सीना, पीठ, हाथ, पैर सब बुरी तरीके से जले हुए थे, यहाँ तक कि उनका दिल तक जल गया था। उनकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। वो देख तो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखें खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हें तेज बुखार था, 102.2 डिग्री। उनकी नाड़ी की गति 120 प्रति मिनट थी। उनके दिल को आराम पहुंचाने के लिए वीटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए।
फिर उन्हें ड्रिप से 1500 सीसी रिंजर सॉल्यूशन भी चढ़ाया। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए सल्फोनामाइड का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन डॉक्टर्स को पता था कि सुभाष चंद्र बोस अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाले। वहां पर एक और डॉक्टर योशियो इशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस की हालत का विस्तृत विवरण खींचा। 2 घायल लोग 2 पलंगों पर लेटे हुए थे। वे इतने लंबे थे कि उनके पांव पलंग से बाहर लटक रहे थे। एक नर्स ने मुझे बुलाकर कहा, डॉक्टर, ये भारत के सुभाष चंद्र बोस हैं। खून चढ़ाने के लिए मुझे इनकी नस नहीं मिल रही थी, उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। मैंने जब खून चढ़ाने के लिए सुई उनकी नस में घुसाई तो उनका कुछ खून वापस सुई में आ गया। वो गाढ़े रंग का था। जब मौत नजदीक होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और खून का रंग बदलने लगता है। एक चीज ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दूसरे कमरे में इस दुर्घटना में घायल जापानी जोर जोर से कराह रहे थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डॉक्टर्स को मालूम था कि उन्हें तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। 18 अगस्त 1945 को रात के करीब 9 बजे सुभाष चंद्र बोस ने दम तोड़ दिया। जापान में मृत लोगों की तस्वीर खींचने की परंपरा नहीं, लेकिन कर्नल रहमान का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर बोस की तस्वीर नहीं लेनी थी क्योंकि उनका चेहरा बहुत फूल चुका था। नागोतोमो ने बताया कि नेताजी के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी और उनके पार्थिव शरीर को कमरे के कोने में रख दिया गया था और उसके चारों ओर एक स्क्रीन लगा दी गई थी। उसके सामने कुछ मोमबत्तियां जल रही थी और कुछ फूल भी रखे हुए थे। कुछ जापानी सैनिक उसकी निगरानी कर रहे थे। शायद उसी दिन या अगले दिन यानी कि 19 अगस्त को उनके शव को ताबूत में रख दिया गया था। नागातोमो ने ताबूत का ढक्कन उठाकर नेताजी का चेहरा देखा था। विमान उपलब्ध न होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को न तो सिंगापुर ले जाया जा सका और न ही टोक्यो। 4 दिन बाद 22 अगस्त को ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान, मेजर नागातोमो और सुभाष चंद्र बोस के दुभाषी जुइची नाकामुरा मौजूद थे। बाद में मेजर नागातोमो ने शहनवाज आयोग को बताया कि मैंने कुंजी से भट्टी का ताला खोला और उसके अंदर की स्लाइडिंग प्लेट को खींच लिया। मैं अपने साथ एक छोटा लकड़ी का डिब्बा ले गया था। मैंने देखा कि उसके अंदर नेताजी का कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुका था। बौद्ध परंपरा का पालन करते हुए मैंने सबसे पहले 2 चॉपस्टिक की मदद से उनकी गर्दन की हड्डी उठाई। इसके बाद मैंने उनके शरीर के हर अंग से एक हड्डी उठाकर उस डिब्बे में रख ली। बाद में कर्नल हबीब ने जिक्र किया कि उन्हें क्रिमेटोरियम के एक अधिकारी ने सुभाष चंद्र बोस का सोने से जड़ा एक दांत दिया था जो उनके शव के साथ जल नहीं पाया था। जब 1990 में पाकिस्तान में एक किताब के लेखक हबीब के बेटे नईमुर रहमान के पास पहुंचे, तब हबीब के बेटे नईमुर रहमान ने बताया कि उनके पिता ने कागज में लिपटा हुआ सुभाष चंद्र बोस का दांत उनके अस्थियों के कलश में ही डाल दिया था। जापान में वर्ष 2002 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने रेंकोजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों की जांच की और पाया कि कागज में लिपटा हुआ सुभाष चंद्र बोस का गोल्ड प्लेटेड दांत अब भी कलश में मौजूद है। आपको बता दें, टोक्यो के रेंकेजी मंदिर के बाहर सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी गई हैं। इन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर सुनहरे बक्से में रखा गया। उस समय जापान में भारत के राजदूत रहे आफ्ताब सेठ बताते हैं, ये दोनों अधिकारी सी राजशेखर और आर्मस्ट्रांग चैंगसन मेरे साथ टोक्यो के भारतीय दूतावास में काम करते थे। जब वाजपेयी सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए मुखर्जी आयोग बनाया तो जस्टिस मुखर्जी टोक्यो आए थे, लेकिन वो खुद रेंकोजी मंदिर नहीं गए थे। उनके कहने पर दोनों अधिकारियों को वहां भेजा गया था। उन्होंने कागज में लिपटे उस दांत की तस्वीर भी ली थी, लेकिन मुखर्जी आयोग ने इसके बावजूद ये तय पाया था कि नेताजी की मौत न तो उस हवाई दुर्घटना में हुई थी और न ही रेंकोजी मंदिर में अस्थियां रखी हुई हैं वो नेताजी की थी। यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की एकमात्र बेटी अनीता फाफ इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उनकी दिली इच्छा है कि नेताजी की अस्थियां वापस भारत आए। उनकी बेटी का कहना है कि नेताजी एक स्वाधीन भारत में वापस जाकर वहां काम करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। लेकिन अब कम से कम उनकी राख को भारत की मिट्टी से जरूर मिलाया जाना चाहिए। उनकी मौत के 73 वर्ष बाद उनकी अस्थियों को भारत मंगवाकर गंगा में प्रवाहित करना उनके प्रति सही मायने में राष्ट्र का सम्मान व्यक्त करना होगा। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस के वो आखिरी 12 घंटे। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस पेज को अभी फॉलो करें और जितना हो सके सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के इस अध्याय को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।